हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो हम करने वाले हैं उसमें है सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन चैप्टर आपका क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं, जिनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखो, सॉल्युबिलिटी जो है वो बेसिकली दो तरह से डिवाइड होती है, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। और इसी तरह से अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ये दो तरह से डिवाइड होता है, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात है कि यहाँ भी सॉलिड इन लिक्विड है, यहाँ भी सॉलिड इन लिक्विड है, लेकिन दोनों की बातें अलग है। ये वेपर प्रेशर की बात कर रहा है और ये सॉल्युबिलिटी की बात कर रही है। ओके, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो यहीं से पिक किए गए हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो कि दो तरह के होते हैं, ये लिक्विड लिक्विड आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सभी के बारे में जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी, इसके बारे में सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। यहाँ पर अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें सॉलिड इन लिक्विड, तो इसके ये 4 फैक्टर निकल के सामने आते हैं सॉलिड इन लिक्विड के। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैस इन लिक्विड के बारे में है, और ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड इन लिक्विड के बारे में है, और ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गैस इन लिक्विड के बारे में है। तो सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड के बारे में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ना तो सॉलिड कंप्रेसिबल होते हैं और ना ही लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं, तो बोथ आर हाईली इनकंप्रेसिबल। कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? बोथ आर हाईली इनकंप्रेसिबल। अगर हम बात आए गैस इन लिक्विड की, तो गैस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस कंप्रेस होती है, ठीक है ना। तो वो कंप्रेस होके आपस में पास आएगी और भी कंप्रेस होगी, तो लिक्विड के साथ टकराने के बाद उसमें एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? क्योंकि वो टकराती है लिक्विड की सरफेस से और फिर दोबारा उसमें एंटर हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगी? आंसर वो इंक्रीज भी होगी और वो डिक्रीज भी होगी। यहाँ थोड़ी परेशान करने वाली चीज है कि इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे NaCl इन वाटर, नमक पानी में डालोगे या ग्लूकोज पानी में डालोगे या सुक्रोज पानी में डालोगे तो वो इंक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने पर। लेकिन कुछ एग्जाम्पल इस वर्ल्ड में ऐसे भी है, जैसे लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जहां पर सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, ले चैटलियर प्रिंसिपल। ले चैटलियर प्रिंसिपल में सिंपल ये बात करेगा, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये इंक्रीज होगी, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये डिक्रीज होगी। लॉजिक ले चैटलियर प्रिंसिपल। सेम केस यहाँ पर है, गैस अगर लिक्विड के साथ कंबाइन होकर अगर सॉल्यूशन बनाती है तो प्लस हीट भी निकालती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगेन ले चैटलियर प्रिंसिपल लगता है और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यही कारण है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में रेदर देन इन हॉट वाटर, क्योंकि गर्म पानी में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। गैस इन लिक्विड में ही हम बात करते हैं हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ जो है वो इक्वल होता है किसके? पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स नहीं है, काई है। यहाँ पर हमारा हेनरी कांस्टेंट आ जाता है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये दो तरह से क्लासिफाई होता है, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। जैसा कि आप जानते हो, गर्म करने पर सिर्फ और सिर्फ वेपर किसके बनेंगे? वो लिक्विड के बनेंगे, यानी वोलेटाइल कंपाउंड के बनेंगे। जो वोलेटाइल होते हैं वही वेपराइज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में साफ बोल दिया जाता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो, ठीक है। अब इसमें और इसमें कई बच्चे सोचते हैं कि ये दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल इक्वल है। आंसर है नहीं। ये बात करता है गैस इन लिक्विड की, गैस लिक्विड का है, लेकिन ये बात करता है सिर्फ वोलेटाइल लिक्विड की, ठीक है ना, वोलेटाइल कंपोनेंट की। तो इसीलिए यहाँ पर P1 जो कि 1 कंपोनेंट है, P2 P1 1 कंपोनेंट है लिक्विड इन लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। अगर दूसरा कोई लिक्विड होता तो यहाँ पर आ जाता P2 विच इज इक्वल टू P2 नॉट और chi2, ठीक है।
यही अगर हम सिर्फ लिक्विड एंड लिक्विड की बात करें तो हमारे सामने ये पी टोटल का एक फॉर्मूला है, पी टोटल विच इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस में P2 नॉट माइनस P1 नॉट और इनटू में मोल फ्रैक्शन। ओके, अब बात आती है इन 8 टर्म्स की। ये जो 8 टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। P1 और P2 किसे कहेंगे? इसे बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या होता है पार्शियल वेपर प्रेशर? बड़ा सिंपल, देखो अगर मान लो मैं दो वोलेटाइल लिक्विड लूँ A और B, ठीक है, कह देते हैं बेंजीन और टोल्यूइन, और दोनों को मैं अगर गर्म करूँ तो दोनों के वेपर बनेंगे, B के भी और T के भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको किसी एक की बात करें, बेंजीन की बात करें, तो हम कहेंगे बेंजीन का हिस्सा, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1। और अगर मैं एक बीकर में, अभी मैंने दोनों कंपोनेंट लिए थे, अगर मैं एक बीकर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट लूँ, सिर्फ बेंजीन लूँ और उसे गर्म करूँ तो बेंजीन के वेपर बनेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं प्योर स्टेट। ये हमारा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट है, ठीक है ना। तो इसे P1 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। आगे अगर हम चले तो मोल फ्रैक्शन है x1 और x2 कहना गलत है, ये chi1 और chi2 है। तो मोल फ्रैक्शन ये सॉल्यूशन में होते हैं, और अगर वही सॉल्यूशन गर्म करने पर वेपर बन जाए, और वेपर के अंदर अगर हम देखें तो ये y1 y2 होते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, ठीक है। देखो एक और अच्छे सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। अगर मान लो बेंजीन और टोल्यूइन दोनों को मैंने गर्म कर दिया, तो बेंजीन टोल्यूइन अभी बीकर के अंदर ही हैं, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन बीकर के अंदर। लेकिन जैसे ही उसे गर्म किया तो वो अब वेपर बन चुके हैं। अब वेपर के अंदर अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ तो उसे हम x1 x2, फिर से सॉरी chi1 chi2 नहीं कहेंगे, उसे हम बोलेंगे y1 y2, chi1 chi2 y1 y2। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है, ये वो मोल फ्रैक्शन आपके वेपर फेज में है। ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर के बारे में हम बात कर चुके हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। डेफिनेशन एग्जाम में अगर मान लो आती है रोल्ट लॉ की, तो वो ऐसे पूछेगा डिफाइन रोल्ट लॉ इन टर्म ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर डिफाइन रोल्ट लॉ इन टर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर वो पूछेगा सिर्फ डिफाइन रोल्ट लॉ। तो रोल्ट लॉ की डेफिनेशन दो बनती है आपकी एनसीईआरटी में, दोनों अलग अलग पेज पे दे रखी है। ये सॉलिड एंड लिक्विड की डेफिनेशन है और ये लिक्विड लिक्विड की डेफिनेशन है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, लेकिन इसके अंदर आ जाएगा आपका ईच कंपोनेंट, और इसके अंदर आएगा आपका ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। ये एक डिफरेंस है दोनों में जो डेफिनेशन को अलग करता है, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है। अगर आपने मोल फ्रैक्शन मान लो, फिर से देख लो, फिर से बेंजीन और टोल्यूइन, ठीक है, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है 0.7, टोल्यूइन के 0.3। गर्म करो तो वेपर किसके ज़्यादा बनेंगे? जाहिर सी बात है बेंजीन की ज़्यादा बनेंगे। तो वही बात वो बोल रहा है, जिसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होते हैं उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ से हट के हम यहाँ आते हैं, यहाँ से हमने पिक किया लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें एक छोटा सा और भी केस है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें एग्जाम्पल आता है ग्लूकोज को पानी में डालने पर उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस क्यों हो जाता है? सिंपल सा देखो रीजन है, जब हम ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो उसकी ऊपर वाली सरफेस में रेड कलर के आपको दिखाई दे रही है, ये ग्लूकोज है, जिनकी वजह से ये वेपर प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, जो पहले कभी सिर्फ सॉल्वेंट से हुआ करती थी, यानी पानी से हुआ करती थी, ग्लूकोज के डालने पर उसने ऊपर की सरफेस में कुछ हिस्सा ग्लूकोज ने ले लिया। अब इसको हम गर्म करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, जो कि पहले बहुत ज्यादा थी, अब क्या होगी है वो रिड्यूस। देयरफॉर एस्केपिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि जब गर्म करेंगे तो ग्लूकोज थोड़ा ना वेपराइज होगा, वेपराइज तो पानी होगा, वाटर होगा, सॉल्वेंट होगा, तो एस्केपिंग मॉलिक्यूल रिड्यूस एंड देयरफॉर वेपर प्रेशर रिड्यूस। फिर से देखते हैं, पहला फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट गेट रिड्यूस, दूसरा एस्केपिंग मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस, तीसरा वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है रिड्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से सॉलिड इन लिक्विड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इकलौता क्वेश्चन यहाँ से ये होता है। ओके, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ से पिक हुआ है, दो तरह के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल वो सॉल्यूशन जो रोल्ड लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल वो सॉल्यूशन जो रोल्ड लॉ को फॉलो नहीं करते।
इसके अलावा आइडियल सॉल्यूशन के बेस्ट एग्जांपल बेंजीन और टोल्यूइन है। और इसका पॉजिटिव डेरिवेशन, दो तरह की डेरिवेशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन होती है। क्यों होती है अभी डिस्कस करेंगे हम। इसका एग्जांपल है एसीटोन इथेनॉल, इसका एग्जांपल है एसीटोन क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा भी 3 एग्जांपल और भी हैं, आपकी एनसीईआरटी में जरूर देख लेना। हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है ना, इस तरीके से करके 3 एग्जांपल और भी हैं। अच्छा, यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं भाई, जिनमें ए और बी को मान लो आप मिक्स करने वाले हो, तो ए और ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है और बी और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उतना ही सिमिलर ए और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। इन्हें बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन। यहाँ पर ए और ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बी और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उससे बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ होगा, इसे बोलते हैं पॉजिटिव डेरिवेशन। और ए के बीच में जो फोर्स है, बी के बीच में जो फोर्स है, यहाँ जो फोर्स आप देख पा रहे हो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ए और बी के बीच में। अब ये जो डेरिवेशन शो करेगा उसे बोलते हैं नेगेटिव डेरिवेशन फ्रॉम रोल्ड लॉ। ओके, नेगेटिव डेरिवेशन हो गया। यहाँ डेल्टा H1 मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा V1 मिक्सिंग 0 होता है। यहाँ डेल्टा H1 मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, V1 मिक्सिंग पॉजिटिव होता है। यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अगर कोई सॉल्यूशन ए और बी डाल दिया और आपका रिजल्टेंट मिक्सचर गर्म हो गया तो समझ जाओ नेगेटिव डेरिवेशन है, क्योंकि आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है या फिर एंथैल्पी रिलीज हो रही है। एक और क्वेश्चन नीट मेंस के लिए है कि डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग तीनों केस में पॉजिटिव होगी, क्योंकि एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। हम किसी दो चीज़ों को जब मिक्स करते हैं तो उसमें रैंडमनेस बढ़ जाती है, तो एंट्रोपी तीनों केस में पॉजिटिव होती है। अच्छा, अगर ये रोल्ट लॉ को फॉलो ही कर रहा है तो फिर तो रोल्ट लॉ की इक्वेशन भी इसके इक्वल होगी, ये रोल्ट लॉ की इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन ये रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते तो पॉजिटिव में मोर देन, नेगेटिव में लेस देन वाला साइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। 3 टॉपिक आपके पिक किए गए हैं सॉल्यूशन चैप्टर में से। एक है सॉल्युबिलिटी, एक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और एक है लिक्विड सॉल्यूशन। तो थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट करके बताना कि आप कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन करवाना चाहते हो यहाँ पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। होप कि आपको ये समझ में आया होगा।